Hello students, after the response of previous video, various students solved that questions and some of them are correct and some of them are incorrect. So we will solve that question firstly, then we will proceed for the further. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्राफिकल अप्रोच में हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होती है, नेगेटिव एक्स इधर होती है और पॉजिटिव वाई ऊपर होती है और नेगेटिव वाई नीचे होती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी बेसिस पे हम ये देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं क्या वो बैलेंस हैं या नहीं है। अगर वो दोनों फोर्स बैलेंस है तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी एक्स डायरेक्शन में। अदरवाइज फिर हम जाएंगे वाई डायरेक्शन पे, तो अगर वाई डायरेक्शन पे अनबैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी मूव करेगी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, इसको नेगेटिव मान लेंगे जब भी हम नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव का 10 माइनस 10 जो कि नेगेटिव का था। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यानी कि जो आंसर आएगा आपका कितना आएगा, 0 आएगा। बेसिकली अगर आप प्रैक्टिकली अब इस सिचुएशन को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो ये बॉडी बैलेंस में रहेगी, यानी कि जितना फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। बट अगर हम बात करें वाई डायरेक्शन की, तो वाई डायरेक्शन में हो सकता है कि अनबैलेंस फोर्स हो जिसकी वजह से बॉडी मूव कर पाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेट फोर्स ऑन वाई डायरेक्शन क्या होगा, +5 माइनस 8 दैट इज -3 न्यूटन। -3 न्यूटन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस माइनस की क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो यहाँ पर जो -3 जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, नीचे की साइड लगेगा, और यही एक्स्ट्रा फोर्स होगा जो कि इस बॉडी को मूव कराएगा किस डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसी बॉडी को ये देखेंगे किसी बॉडी का मोशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर वो रेस्ट में है तो वो केवल और केवल डिसाइड होगा अनबैलेंस फोर्स से, यानी कि नेट फोर्स से। तो यहाँ पे नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितना आया, -3, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब आप लोगों ने ये इवेल्युएट कर लिया होगा कि ये जो बॉडी है, ये बॉक्स है, ये कहाँ मूव करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और कितने फोर्स से मूव करेगा, -3 न्यूटन से। ओके, तो दैट इज द हॉट लाइन, बॉक्स विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं लॉज ऑफ मोशन भी कहते थे। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने में यूजफुल है। अगर आप कहीं भी मोशन देख रहे हो पूरे यूनिवर्स में, तो वहाँ न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन लगना तो लाजमी है। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूटन ने 3 लॉ दी हैं जो कि हमारे किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल है। तो न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दैट इज न्यूटन्स first law of motion. So the statement is very essential and you have to learn it as it is, because यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो तो बिल्कुल भूलनी ही नहीं है किसी लॉ में जब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उस स्टेटमेंट को अगर थोड़ा सा भी आप डिस्टर्ब करते हैं तो फिर पूरी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। तो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या कहा था, एवरी बॉडी इज कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। मोशन कौन सा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, और वो भी स्ट्रेट लाइन में, अनलेस इट इज एक्टेड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। तो हम इसको समझ लेते हैं इस लॉ को। ओके, तो इस लॉ को 2 पार्ट्स में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पहले इस स्टेटमेंट की हिंदी बता देता हूँ, इसको और क्लियर हो जाएगा। जो हर एक बॉडी यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है,
वो कंटिन्यू रहेगी उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जब वेलोसिटी सेम रहे और वो भी स्ट्रेट लाइन में चलता है तो चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स यानी कि अनबैलेंस फोर्स। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने इसके कुछ पार्ट को मैंने डिस्क्राइब किया है यहाँ तक। तो इस लॉ को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट यानी हर एक बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अनलेस का मतलब है ना लगे जब तक कि। अब मैंने नेट क्यों बोला? हाँ, हो सकता था कि बॉडी पे फोर्स लग रहे हो, जैसे कि मैंने बताया था कल बैलेंस कंडीशन में ये जो फोर्स लग रहे हैं दो 10-10 न्यूटन वाले, ये भी क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। तो इस केस में अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में नहीं रहनी चाहिए, यानी कि मोशन में हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट लॉ तो ये कहती है ना अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई हम बाहरी फोर्स ना लगाए। तो अब जैसे कि मैंने इस पर बाहरी फोर्स लगा दिया, अगर ये रेस्ट में पहले थी तो इसको रेस्ट में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन अराइज हो जाता है कई बच्चों के माइंड में। तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे? अनबैलेंस फोर्स विल ऑलवेज क्रिएट द मोशन इन द रेस्ट बॉडी। रेस्ट बॉडी में हमेशा मोशन अनबैलेंस फोर्स ही क्रिएट कर पाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है नेट एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अनबैलेंस फोर्स के केस में मैं क्या देखता हूँ? एक्स्ट्रा फोर्स, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो अब अगर मैं बैलेंस कंडीशन के बारे में बात करूँ तो इस केस में अगर ये बॉडी पहले रेस्ट पे थी तो ये रेस्ट में ही रहेगी, यानी कि अपनी स्टेट को कंटिन्यू कर रही है। तो हमने बताया था एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। हर एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, यानी कि ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। कौन सा फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अब मैंने यहाँ पे देखा 10 न्यूटन इधर भी, 10 न्यूटन इधर भी, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है इधर? नेट फोर्स है 10 - 10 = 0 न्यूटन। तो यहाँ पर ये बैलेंस कंडीशन है, यानी कि यहाँ पर जो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर कोई बाहरी फोर्स, वो भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, अब मैं अगर दूसरी सिचुएशन लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर 10 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे 20 न्यूटन लग रहा है, तो बॉडी मूव कहाँ करेगी? 20 न्यूटन की डायरेक्शन में। और किस फोर्स से करेगी? 20 - 10 न्यूटन, दैट इज 10 न्यूटन। ओके, तो यही हमारा होगा नेट फोर्स। तो अगर हम देखेंगे पहले रेस्ट में था तो अब ये रेस्ट में नहीं रहेगा, क्योंकि अब इस पर फोर्स लगने लगा 10 न्यूटन। कौन सा? नेट फोर्स लगने लगा। तो इसकी मोशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। तो यानी कि अब हमने यहाँ पे देखा कि जब तक कि कोई बाहरी नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे किसी बॉडी पे तो वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। बट अगर हमने देखा अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो रेस्ट में था तो अब वो मोशन करने लगेगा। अब ये किस में हो जाएगा? मोशन में। ओके, तो ये थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा बट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ हमारी यही कहती है कि जो बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। कौन सा फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो ये रेस्ट में नहीं रहा, बल्कि अगर हम यहाँ पे बात करें अगर नहीं लग रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो इसका फर्स्ट लॉ का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये क्या कहता है? कोई भी बॉडी हो कंटिन्यू करेगा अपना स्टेट ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन में जब तक कि उस पर कोई बाहरी नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि अगर हम देखें इस एग्जांपल से हम समझते हैं, सपोज कि एक बॉल है जो कि एयर में है, ये मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रही होगी। 5 मीटर पर सेकेंड हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। ओके, तो अब हम इसमें देखेंगे अगर इस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा? नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगता है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से एक्स डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी।
जैसे कि अगर मैं इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा दूं, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, तो ये बॉडी का जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी ये उस वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी, या तो ये बढ़ जाएगी इसकी स्पीड या तो घट जाएगी। क्योंकि आपने देखा था जब भी कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि अनबैलेंस फोर्स लगता था तो उसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन या डिक्लेरेशन आता था। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का बढ़ना, डिक्लेरेशन का मतलब वेलोसिटी का घटना। तो हम इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है जब फोर्स लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं केवल यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कोई दो फोर्स नहीं लग रहे, इसी वजह से मुझे नेट एक्सटर्नल फोर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली एक फोर्स लग रहा है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है। यानी कि अगर मैं देखूँ इस बॉडी का मोशन की डायरेक्शन ये है और उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज अगर कोई भाग रहा है ऑलरेडी, तो अगर हम उसको पीछे से धक्का दे दें तो उसकी स्पीड और बढ़ जाती है, यानी कि वो और ज़्यादा तेज़ी से आगे जाके गिरता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, बॉल पहले से ही 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी, अब हमने 10 न्यूटन का फोर्स भी लगा दिया जिस वजह से इस बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। दैट कुड बी एनीथिंग, या तो इसकी स्पीड बढ़ करके 15 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितने समय के लिए ये फोर्स लगा है। तो मैंने देखा जब हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया इसकी स्पीड बढ़ गई, यानी कि फोर्स लगाने से इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो अब लॉ ये कहती है अगर इस फोर्स को हम रिमूव कर दें, अगर इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं, तो ये जो बॉडी है स्ट्रेट लाइन में जा रही है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही मूव करती रहेगी। यानी कि अगर हम देखें कोई बॉल है, इसी बॉल की कंडीशन को हम लेते हैं जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, अगर हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से ही एक्स डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो यहाँ से आपको फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया। एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो वो एक्स डायरेक्शन में जा रही थी तो एक्स ही डायरेक्शन में चली जाएगी। अदरवाइज अगर हम इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा दें, सपोज अगर ये बॉडी मूव कर रही है, तो अगर मैं इस पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन, तो हो सकता है इसकी वेलोसिटी चेंज ना करे बट इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे। नॉर्मली अगर आप किसी बॉल को रोल कराते हो एक फ्लोर पे, तो अगर आप उसमें बीच में अगर फोर्स लगा देते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। वही फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सपोज अगर ये बॉल 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो बॉल की डायरेक्शन हो सकता है कि इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दे। तो अभी आपको सेकेंड पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेगा उसकी स्टेट ऑफ मोशन में या फिर रेस्ट में, मोशन में, वो भी किस में, स्ट्रेट लाइन मोशन में, जब तक कि उस पर कोई बाहरी नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके, तो हम कंक्लूजन ले लेते हैं न्यूटन की फर्स्ट लॉ से। न्यूटन की फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन यही है कि कोई भी बॉडी हो वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर अगर मोशन में है स्ट्रेट लाइन मोशन में तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि बॉडी ये चाह रही है कि जिस स्टेट में मैं पहले थी वैसे ही रहूं, बट फोर्स यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, यानी कि एक जो रुकी हुई बॉडी है उसको मूव करा दे रहा है, या फिर अगर कोई मोशन में है बॉडी तो उसकी या तो वेलोसिटी बढ़ा दे रहा है या तो घटा दे रहा है। ओके, तो हमें जैसे कि पता लग गया था कि हर एक बॉडी अपनी ही स्टेट में रहना चाहती है, चाहे तो वो रेस्ट की स्टेट हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो। तो अगर हम देखें तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, कोई भी बॉडी अपनी ही स्टेट में रहना चाहती है, यानी कि अपनी ही अवस्था में रहना चाहती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। जैसे कि हम इस डेफिनेशन से क्लियर और कर पाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इज कॉल्ड इनर्शिया। तो यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना किसी बॉडी का उसकी स्टेट को चेंज करने
पर, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया, यानी कि बॉडी अपनी ही स्टेट में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई भारी फोर्स ना लगे। तो इस प्रॉपर्टी को ही हमने बोल दिया इनर्शिया। तो यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि इनर्शिया इज समवॉट रिलेटेड टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया में एक क्लोज रिलेशनशिप है, इसीलिए हम इसको कभी कभी बोलते हैं न्यूटन की फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हमने देखा न्यूटन की फर्स्ट लॉ को ही हमने लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक नोटिस किया कि फोर्स ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी बॉडी की स्टेट को डिस्टर्ब कर सकती है, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में कर सकती है, या फिर मोशन में है तो उसको एक्सेलरेट या डिसएलरेट कर सकती है। तो यहाँ से न्यूटन की फर्स्ट लॉ से ही डेफिनेशन आती है फोर्स की, यानी कि फोर्स ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी की स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर मोशन को चेंज कर सकती है। तो अगर कहीं पे आपसे पूछें कि डेफिनेशन फोर्स को डिफाइन किस लॉ में किया गया है न्यूटन के, तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूटन की फर्स्ट लॉ ने क्या किया, फोर्स को डिफाइन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग रिमेंबर रखेंगे। फर्स्ट लॉ से ही हमें फोर्स की डेफिनेशन मिली है। तो इनर्शिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि इसमें कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही चाहेगी रहना, तो वो कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रहना चाहेगी, तो हम उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहेगी, तो हम इसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हम इनको डीपली थोड़ा सा डील करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि ये रेजिस्टेंस बॉडी मतलब अपोज करेगी बॉडी किसको, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज होने से। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जब ट्रेन स्टार्ट होती है, यानी कि मोशन में आती है, तब पैसेंजर पीछे की साइड गिरते हैं, यानी कि पीछे की तरफ धक्का सा लगता है, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि आपकी पूरी बॉडी उस वक्त स्टेट ऑफ रेस्ट में होती है। तो आप देखेंगे इसमें जैसे कि ये लड़का ट्रेन की सीट पे बैठा हुआ है, तो जब भी ट्रेन स्टार्ट होगी मूव करना, तो जो लोअर बॉडी है वो तो मोशन में आ जाएगी ट्रेन के साथ, बट जो अपर बॉडी थी वो तो रेस्ट में थी, वो ये चाह रही थी कि मैं रेस्ट में रहूं। बट जैसे ही नीचे की बॉडी मोशन में आएगी तो पीछे की बॉडी, जो ऊपर की बॉडी है वो पीछे की तरफ उसको झटका लगेगा। तो इस स्टेट ऑफ रेस्ट को, यानी कि वो ये जो बॉडी अपोज कर रही है इसका मोशन का, तो इसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका सेकेंड एग्जांपल हो सकता है डस्ट रिमूव फ्रॉम द कारपेट। अब डस्ट जो कारपेट में होती है, जब आप कारपेट को किसी स्टिक से बीट करते हो तो उस कारपेट तो मोशन में आ जाती है, बट जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल आते हैं। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, किसी बॉडी का अपोज करना, या रेजिस्टेंस का मतलब अपोज करना किसी बॉडी का उसके मोशन को चेंज करने के लिए, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई प्लेयर फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है तो वो ऑटोमेटिकली एकदम सडनली स्टॉप नहीं हो पाता है, वो रनिंग करते हुए उस फिनिश लाइन से भी आगे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस प्लेयर की जो बॉडी मोशन में थी वो एकदम से रेस्ट में नहीं आ पाती है, इसीलिए वो फिनिशिंग लाइन को एंड करके भी आगे थोड़ा सा दौड़ते रहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है जब आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, जब आप मोशन में हैं
तो जैसे ही हॉर्स एकदम स्टॉप होता है तो आप एकदम आगे की तरफ गिरते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो अपर बॉडी है वो तो मोशन में होती है, बट आपकी लोअर बॉडी एकदम रेस्ट में आ चुकी है, जिस वजह से वो तो मोशन करना चाहेगी अपर बॉडी, इसी वजह से हम आगे की तरफ गिरते हैं। नाउ द थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि कोई भी बॉडी अगर एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगी।